बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइमलाइट इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम MA। खुले समुद्र में मोटर बोट खासी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ी चली जा रही थी। मोटर बोट पर सयाहत के लिए मखसूस झंडा फिजा में लहरा रहा था ताकि इसे सिवाय खास मकामात के रोका ना जाए। कैप्टन सीट पर इमरान था, जबकि बाकी साथी अर्शे पर कुर्सियों पर बैठे हुए थे। इमरान साहब, इस तरह खुलेआम जब हम जजीरे के करीब पहुंचेंगे तो हमें वॉच टावर से चेक ना कर लिया जाएगा, सफदर ने कहा। हम जजीरे से तकरीबन 3 बहरी मील दूर एक टापू पर रुकेंगे। ये गैर आबाद टापू है और दूरबीन से ज़्यादा 1 बहरी मील और टावर्स मशीनरी के जरिए 1.5-2 बहरी किलोमीटर तक चेकिंग की जा सकती है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, जिससे आपने खुफिया रास्ते के बारे में मालूमात हासिल की हैं, वो ये मामला ओपन भी तो कर सकता है, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, बता सकता है, लेकिन मैंने रिस्क इसलिए लिया है कि एक तो बहुत बूढ़ा आदमी है, दूसरा वो इस कदर तजर्बाकार यकीनन है कि उसे बताने के नताइज का वो बखूबी इल्म होगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। और फिर तकरीबन 2 घंटे के तेज़ रफ्तार सफ़र के बाद वो नीलोर जजीरे के करीब एक टापू तक पहुंच गए। इमरान के गले में एक इंतहाई ताकतवर दूरबीन मौजूद थी। इमरान ने टापू के एक भारी पत्थर के साथ मोटर बोट को इस अंदाज में हुक किया कि समुद्र में तलातम की वजह से वो वापस ना हो सके, और टापू पर उतरकर इसने दूरबीन आंखों से लगाई और चारों तरफ चेकिंग करने में मसरूफ़ हो गया। इस ताकतवर दूरबीन की रेंज तकरीबन 1.5 किलोमीटर थी, लेकिन काफ़ी देर तक चेकिंग के बावजूद नीलोर जजीरा या इसकी इमारत भी नज़र ना आई तो वो मुतमईन हो गया। इसके सारे साथी भी टापू पर आ चुके थे। 2 बड़े स्याह रंग के थैले मोटर बोट से उठाकर टापू पर लाए गए थे। इमरान साहब, आपको रुख का अंदाज़ा है? ऐसा ना हो कि हम भटक कर नीलोर आइलैंड की बजाय किसी और जगह पर पहुंच जाएं, सफदर ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे छोटे छोटे बच्चे किसी वीरान इलाके में जा रहे हों और इनके भटक जाने का अंदेशा हो। ये देखो, मेरे हाथ में जो खुसूसी वाटरप्रूफ वॉच है, इसके अंदर पूरा सॉफ्टवेयर मौजूद है। इसके डायल पर आने वाला क्वेश्चन हमें साथ साथ गाइड करता रहेगा। हम चूँकि खुसूसी लिबास में होंगे, इसलिए रास्ते में तुम जेबों से कुछ ना निकाल सकोगे और ना ही डाल सकोगे। इसलिए वॉच खुसूसी तौर पर ख़रीदी गई है। ये मुस्तकिल बाहर रहेगी और नज़र आती रहेगी, इमरान ने कहा, और फिर इसने वॉच को ऑपरेट करके दिखाया तो सफदर समेत सबके चेहरों पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। इमरान साहब, जो बात हमें बाद में सुझाई देती है वो आप पहले ही सोच चुके होते हैं और इसका हल भी निकाल चुके होते हैं। ये कैसे होता है? सालेहा ने कहा। मैं पहले नहीं सोचता, जबकि तुम बाद में सोचते हो, बस इतनी सी बात है, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। अब हम अपने मिशन का आगाज़ कर रहे हैं और बाद में सोचने की बजाय अभी सोच लो। मैंने खुफिया रास्ते के बारे में बताया है। वो ये खासा मुश्किल रास्ता है, लेकिन बहरहाल रास्ता है, और ये रास्ता बकौल पापा केशु जजीरे के आबादी वाले हिस्से में निकलता है। लेकिन पापा केशु इस वक्त की बात कर रहा था जब जजीरे पर अभी ना एयरफोर्स स्पॉट था और ना ही लेबॉर्ट्री, इसलिए हमें मोहतात रहना है और हर तरह के हालात के लिए भी तैयार रहना होगा, इमरान ने कहा, और सबने अस्बात में सर हिला दिया। फिर उन्होंने थैलों में से खुसूसी साख्त के बने हुए लिबास निकालकर पहन लिए। इमरान साहब, हम इस लिबास में कितनी देर तक पानी का दबाव बर्दाश्त कर सकेंगे? सफदर ने कहा। पानी का दबाव इस सूरत में असर कर सकता है जब हम खुद अपनी ताकत से तैरते हुए आगे बढ़ते, लेकिन अब वेल फैन हमें घसीट कर लेकर जाएगा, इसलिए अब हम बगैर किसी इजाफी दबाव के 5-6 मील तक आसानी से समुद्र के अंदर सफ़र कर सकते हैं। ऑक्सीजन की हमें परेशानी नहीं है क्योंकि वो आला हमारे पास पहले से मौजूद है, जो हमें पानी के अंदर पानी से ऑक्सीजन कशीद करके पहुंचाता रहेगा। अलबत्ता हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम नीलोर जजीरे के अंदर पहुंचकर गोताखोरी के लिबास एहतियात से उतार दें और फिर पूरी तरह मोहतात होकर जजीरे की सतह पर पहुँचें, ताकि अगर वहाँ कोई मसला हो तो हम आसानी से नकलो हरकत कर सकें, इमरान ने कहा, और सबने इस बात में सर हिला दिया। और फिर वो सब गोताखोरी के लिबास पहनकर तैयार होना शुरू हो गए। इमरान साहब, शागिल क्या कर रहा होगा? लिबास पहनते हुए सफदर ने मुस्कुराते हुए इस और कदर शरारत भरे लहजे में कहा। हमें मारने की तैयारियां कर रहा होगा। और इसने क्या करना है? इमरान ने जवाब दिया। इस बार मैं इसे गोली मार दूंगा। तुम ख्वाह मख्वाह इस जैसे दुश्मन को जिंदा छोड़ देते हो, तनवीर ने कहा।
वो नीलोर जजीरे पर होगा तो उसे गोली मारोगे ना? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो वहाँ क्यों नहीं होगा? क्या इसे मालूम नहीं कि हमारा मिशन लेबॉर्ट्री से लाइमलाइट फार्मूला और इसके नोट्स हासिल करके लेबॉर्ट्री को तबाह करना है, ताकि आइंदा इस फार्मूले पर काफिरिस्तान काम ना कर सके और पाक एशियाई साइंसदान इस पर काम करके दुश्मनों से अपनी एटमी तंजीबात को महफूज कर सकें, तनवीर ने कहा। शागिल को मालूम है कि यहाँ इसकी की जान को खतरा होगा, इसलिए वो ऐसी जगहों से दूर रहता है। अभी इसने यहाँ अपने आदमी भेजे होंगे, खुद वो यहाँ से दूर होगा और फ़ोन पर अपने आदमियों को बैठा डांट रहा होगा। इमरान ने तफसील से जवाब देते हुए कहा और सबने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। फिर मुकम्मल तौर पर तैयार होकर सबसे पहले इमरान पानी में दाखिल हुआ। इसके बाद जूलिया और फिर सालेहा के बाद तनवीर और इसके बाद सफदर और सबसे आखिर में कैप्टन शकील, ताकि उकुब में रहकर वो अपने साथियों की किसी भी मामले में फ़ौरी मदद कर सके। क्योंकि कैप्टन शकील का ताल्लुक तवील अरसे से नेवी से रहा था, इसलिए वो ऐसे मामलात से ना सिर्फ बखूबी वाकिफ़ था, बल्कि वो इन मामलात में बाकायदा तरबियत याफ्ता भी था। इमरान समेत इसके साथियों ने हाथों में छोटे लेकिन मखसूस अंदाज के वेल फैन पकड़े हुए थे। चूँकि ये पंखे वेल मछली के सांस लेने के मखसूस अंदाज को सामने रखकर बनाए गए थे, इसलिए इन्हें वेल फैन कहा जाता था और इनकी वजह से इमरान और इसके सारे साथी खासी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़े चले जा रहे थे। इन्हें यूँ महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें आगे की तरफ खींच रहा हो और पीछे से धकेल रहा हो। सबसे आगे इमरान था, जिसने एक हाथ में वेल फैन और दूसरे हाथ में मखसूस अंदाज में टॉर्च पकड़ी हुई थी, जिसकी मखसूस रोशनी से पानी के अंदर भी सब कुछ वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। फिर इन्हें पानी ही में दूर से एक साया सा नजर आया। इमरान साहब, ये साया किस चीज़ का है? सफदर ने लिबास में नस्ब शुदा मखसूस ट्रांसमीटर में बात करते हुए कहा। यही नीलोर जजीरा है, हमारी मंजिल। इमरान ने का जवाब सुनाई दिया और फिर यह साया लम्हा ब लम्हा बड़ा होता चला गया। वेल फैन बंद कर दो, इमरान ने कहा। तो सबने इसकी हिदायत के मुताबिक वेल फैन बंद करके उन्हें गौताखोरी के लिबास में बनी हुई मखसूस जेब में रखकर जिप बंद कर दी। अब वो सब खाली हाथ थे, जबकि इमरान ने वेल फैन और टॉर्च दोनों को अपने लिबासों की जेबों में रख लिया था। थोड़ी देर बाद इमरान एक गार के दहाने में दाखिल हुआ। ये दहाना अंदर की तरफ गहराई में जा रहा था और गहराई में पानी भरा हुआ था। मखसूस आले की वजह से इन्हें सांस लेने में या आगे बढ़ने में कोई दिक्कत ना हो रही थी और वो काफ़ी गहराई में पहुंचकर जब आगे बढ़ने लगे तो इन्हें महसूस हुआ कि अब वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और फिर जल्द ही पानी ख़त्म हो गया। गौताखोरी के लिबास उतार कर रख दो, आगे शायद हालात ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, इमरान ने कहा और इसने लिबास उतारना शुरू कर दिया। इसके साथियों ने भी लिबास उतारे और फिर इन सब लिबासों को एक तरफ कोने में रख दिया, क्योंकि इनकी वापसी भी इसी रास्ते से होनी थी और जाहिर है इन लिबासों के बगैर वो ना सिर्फ बाहर बल्कि इस टापू तक किसी तरह भी ना पहुंच सकते थे। लिबास एक तरफ रखकर वो आगे बढ़ने लगे। चूंकि सुरंग के अंदर घुप अंधेरा था, इसलिए इमरान ने टॉर्च जला ली। सुरंग ऊपर को उठती चली जा रही थी। फिर काफ़ी आगे बढ़ने के बाद वो एक मोड़ पर पहुंच गए, लेकिन उन्हें अंदाज़ा हो रहा था कि वो अभी काफ़ी गहराई में हैं। क्या हुआ इमरान साहब? सफदर ने कहा। आहिस्ता बोलो, हम शदीद ख़तरे में हैं। यहाँ कदमों के निशानात हैं और निशानात बता रहे हैं कि यहाँ आने वाले फ़ौज या सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि ये ऐसे जूतों के निशानात हैं जो फ़ौज या सिक्योरिटी में इस्तेमाल होते हैं। और निशानात ये भी बता रहे हैं कि ये ताज़ा हैं। इमरान ने मुड़कर आहिस्ता से जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब है कि इन्हें हमारी आमद का इल्म है, कैप्टन शकील ने कहा। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, वो हमारे इंतज़ार में है। ये तो अच्छा हुआ कि इन्हें ये निशानात मिटाने का ख्याल नहीं आया, वरना हम पके हुए फलों की तरह इनकी झोलियों में जा गिरते, इमरान ने कहा। इमरान साहब, आपने क्या सोचा है? वो तो हमें देखते ही हम पर फायर खोल देंगे, सफदर ने कहा। हमने हिमाकत की कि बेहोश कर देने वाली गैस का पिस्टल साथ नहीं रखा, वरना हम दीवार हटाकर दूसरी तरफ गैस फायर कर देते और मामलात हमारे हक में हो जाते। लेकिन अब फायरिंग होगी और मामलात बदल भी सकते हैं, इमरान ने कहा। मैं आगे जाता हूँ और देखता हूँ कि ये मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, तनवीर ने कहा। नहीं, ये हमारे मिशन का इंतहाई अहम मोड़ है। हम मामूली सी गलती से जानों से भी जा सकते हैं और मिशन भी नाकाम हो सकता है, इसलिए मोहतात रहो। हमने दूसरी तरफ पहले खुद नहीं जाना, बल्कि कोई चीज़ फेंकना होगी ताकि जो भी छुपा हुआ हो सामने आ जाए। आओ, इमरान ने कहा और फिर आगे बढ़ने लगा।
कदमों के निशानात टॉर्च की रोशनी में मुसलसल नजर आ रहे थे। इमरान सोच रहा था कि अगर इन्हें इस खुफिया रास्ते का इल्म था तो उन्होंने इसे ब्लॉक क्यों नहीं किया। और भी वो इस फैसले पर पहुंचा कि इस रास्ते को चारे के तौर पर इनके खिलाफ इस्तेमाल करने का सोचा गया है। वो चलने के साथ साथ मुसलसल आइंदा आने वाले हालात के बारे में सोच रहा था। इसे सबसे ज़्यादा फिक्र फायरिंग की थी। इसे मालूम था कि जैसे ही फायरिंग की आवाज़ें गूंजेंगी, चारों तरफ से मुसल्लह अफराद, चाहे इनका ताल्लुक लेबॉर्ट्री की सिक्योरिटी से हो, एयरफोर्स या वहाँ की आबादी से, सब इन पर टूट पड़ेंगे। लेकिन कोई ऐसा हल इसकी समझ में ना आ रहा था जो इसे मुतमईन कर सकता। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते अचानक रास्ता एक दीवार से बंद हो गया। वैसे वो इस कदर बुलंदी तक पहुंच गए थे कि इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि वो जजीरे की ऊपरी सतह पर पहुंच चुके हैं। इमरान ने मुड़कर अपने साथियों की तरफ देखा। वो सब दीवार के दोनों साइडों में बड़े चौकन्ना अंदाज में थे। इमरान ने आगे बढ़कर दीवार के दरमियान इसकी बुनियाद पर अपने पैर को इस तरह घुमाया जैसे वो किसी चीज़ की मौजूदगी को चेक कर रहा हो। फिर एक जगह इसका पैर जम गया और इसने पैर को मखसूस अंदाज में झटका दिया तो सड़क की आवाज़ के साथ ही दीवार दरमियान से फटकर दोनों साइडों में गायब हो गई। अब दूसरी तरफ एक छोटी सी राहदारी नज़र आ रही थी जिसका इख्तिताम एक बड़े कमरे में हो रहा था। इमरान ने आगे बढ़कर गर्दन बाहर निकाली और इधर उधर देखा, लेकिन वो राहदारी खाली थी। वहाँ किसी की मौजूदगी के कोई आसार नजर न आ रहे थे। हर तरफ गंभीर खामोशी तारी थी, लेकिन इमरान की छठी हिस्स मुसलसल सायरन बजा रही थी। इसे यह खामोशी मसनूई महसूस हो रही थी। इसे हाथ में मौजूद टॉर्च को कमरे की तरफ उछाल दिया। टॉर्च कमरे के फर्श पर एक छनाके से गिरी और दूसरे लम्हे जैसे कमरे में भूचाल आ गया हो। फायरिंग की तड़तड़ाहट से कमरा गूंज उठा और राहदारी भी गूंज उठी। अब चूंकि फायरिंग शुरू हो चुकी थी, इसलिए अब फायरिंग ना करना खुदकुशी के बराबर था। इसलिए इमरान ने बाहर छलांग लगाई और कमरे के दरवाजे की साइड पर पहुंचा ही था कि अचानक सामने की तरफ से फायरिंग हुई और इमरान उछलकर पुश्त के बल फर्श पर जाकर गिरा। लेकिन इसी लम्हे इमरान के साथियों ने फायरिंग खोल दी और फिर माहौल फायरिंग और इंसानी चीखों से गूंज उठा। इमरान के दो और साथी सौलिया और कैप्टन शकील भी हिट हो गए थे, जबकि मुकाबिल 4 अफराद ख़त्म हो चुके थे। सामने दरवाज़ा खुलने पर एक आदमी ने सफदर पर फायर खोल दिया, लेकिन सफदर ने यकलख गोता लगाया और अपने आप को अचानक होने वाली फायरिंग से बचा लिया। वो किसी तेज़ रफ्तार परिंदे की तरह उड़ता हुआ इस आदमी से टकराया और इस टकराव से दोनों के पास मौजूद मशीन पिस्टल्स निकलकर कहीं दूर जा गिरे और वो दोनों एक दूसरे से लिपट गए और लिपट कर फर्श पर उलट पुलट होने लगे। सफदर ने इस आदमी को झटकने के लिए जैसे ही अपने जिस्म को फर्श से ऊंचा किया, इस आदमी ने हैरत अंगेज तौर पर सफदर को फिजा में इस तरह उछाल दिया जैसे कोई गेंद को हवा में उछाल देता है। और इसके साथ ही इस आदमी के दोनों पैर इकट्ठे होकर बिजली की सी तेज़ी से ऊपर को उठ गए ताकि सफदर जैसे ही उछलकर वापस आए तो इसे इस अंदाज में ज़रब लगाई जा सके कि ना सिर्फ इसकी पसलियाँ टूट जाएं, बल्कि वो खुद ही साइड दीवार से पूरी कुव्वत से टकराकर ख़त्म हो जाए। लेकिन सफदर सुपर एजेंट था। वो झटका तो खा गया था, लेकिन जहनी तौर पर वो पूरी तरह खुद को संभाल चुका था। पलक झपकने में इसका जिस्म नीचे आया, लेकिन इसने दरमियान में ही झटका देकर अपने जिस्म को थोड़ा सा पीछे कर लिया। इसके साथ ही इसका जिस्म पूरी कुव्वत से नीचे गिरा, लेकिन इसका जिस्म झटके की वजह से थोड़ा सा पीछे हट गया था। इसलिए इस आदमी के दोनों उठे हुए पैर इसके पेट से टकराने की बजाय सीने से टकराए। लेकिन दूसरे लम्हे इस आदमी के हलक से करबनाक चीख निकली और इसके साथ ही सफदर ने कलाबाजी खाई और वो बिजली की सी तेज़ी से उठकर खड़ा हो गया, जबकि इस आदमी का ऊपर वाला जिस्म फड़क रहा था। लेकिन इसका निचला जिस्म इस तरह साकित नज़र आ रहा था जैसे वो किसी मुजस्मे का हिस्सा हो। और फिर चंद ही लम्हों में इस आदमी का फड़कता हुआ जिस्म भी साकित हो गया। तो सफदर ने इसे एक नज़र देखा और तेज़ी से बाहर की तरफ लपका। इसने इमरान और अपने साथियों को गिरते देख लिया था। कैप्टन शकील और सौलिहा भी अब उठकर बैठ चुके थे। सौलिहा पर जूलिया झुकी हुई थी, जबकि कैप्टन शकील को तनवीर अटेंड कर रहा था। सफदर की नज़र इमरान पर पड़ी, जो दरवाजे के करीब बैठा हुआ था, लेकिन इसके बैठने का अंदाज बता रहा था कि वो शदीद जख्मी है। सफदर पहले तो इमरान की तरफ दौड़ा, लेकिन फिर तेज़ी से मुड़कर इस कमरे में मौजूद एक रैक की तरफ बढ़ गया। यहाँ एक बड़ा सा मेडिकल बॉक्स मौजूद था जो लड़ते हुए इसकी नज़रों में आ गया था। सफदर ने सिचुएशन को देखते हुए मेडिकल बॉक्स उठाया और दौड़ता हुआ इमरान की तरफ बढ़ गया। जूलिया ने सौलेहा को लिटा दिया था, जबकि कैप्टन शकील के बाजू में गोली लगी थी, इसलिए वो बैठा हुआ था।
सफदर ने जूलिया को बुलाया और फिर इन दोनों ने मिलकर इमरान की पसलियों में लगी हुई गोली बाहर निकाली और फिर बैंडेज करने के बाद ताकत के 2 इंजेक्शन भी लगा दिए। इसके बाद कैप्टन शकील और सालेहा को भी ट्रीटमेंट दी गई। तुम किससे लड़ रहे थे? क्या हुआ इसका? तनवीर ने सफदर से पूछा। वो शायद यहाँ का इंचार्ज था। मैंने इसे दानिस्ता हलाक नहीं किया ताकि इसे मजीद मालूमात हासिल की जा सकें, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। तुमने क्या किया है कि वो बेबस भी हो गया है और जिंदा भी है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अब दीवार से पुष्ट लगाए बैठा हुआ था। वो अच्छा फाइटर है। इससे मुझे फिजा में उछाला और फिर मेरी पसलियां तोड़ने और मुझे दीवार से मारने के लिए खुसूसी एक्शन ले लिया और दोनों पैर इकट्ठे करके ऊपर कर लिए। मैंने इसका तोड़ किया और जिस्म को पीछे की तरफ झटके से लिया। इस तरह मेरा सीना इसके उठे हुए पैरों के मुकाबले आ गया, लेकिन मैंने नीचे गिरते ही अपने जिस्म को जोरदार अंदाज में आगे की तरफ झटका दिया तो इसकी टांगें मेरे जिस्म के धक्के की वजह से सर की तरफ गईं और इसकी रीढ़ की हड्डी के मोहरे डिसलोकेट हो गए और वो बेकार हो गया, सफदर ने तफसील बताते हुए कहा। इसे कुर्सी पर बिठाकर होश में ले आओ ताकि इससे मजीद मालूमात हासिल की जा सकें। हम इंतहाई खतरनाक पोजीशन में हैं, इमरान ने कहा तो सफदर, तनवीर और जूलिया तीनों तेजी से हरकत में आ गए। इमरान को इस कमरे में मौजूद कुर्सी पर बिठा दिया गया था, जबकि इसके सामने एक और कुर्सी पर इस आदमी को, जिसे सफदर ने बेकार करके बेहोश किया था, और फिर सफदर ने दोनों हाथों से इसका नाक और मुंह बंद कर दिया। चंद लम्हों के बाद जब इसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे तो सफदर ने हाथ हटा लिए। थोड़ी देर बाद वो आदमी कराहता हुआ होश में आ गया। इससे होश में आते ही गैर शऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन इसके ऊपर वाले जिस्म ने मामूली सी हरकत की, जबकि इसके जिस्म का निचला हिस्सा बेहसो हरकत रहा था। अलबत्ता इसके मुंह से बेइख्तियार कर्बनाक चीख निकल गई। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने पूछा। विक्रम। मेरा नाम विक्रम है। तुम कौन हो? क्या तुम पाकिस्तानी एजेंट हो? लेकिन ये सब क्या हुआ है? कैसे हुआ है? विक्रम ने कराते हुए रुक रुक कर बोलते हुए कहा। सुनो विक्रम, इस वक्त तुम्हारी जो हालत है वो इंतहाई खौफनाक है। हम चाहें तो सिर्फ एक झटके से तुम्हारा जिस्म ठीक कर सकते हैं, वरना पूरी दुनिया के डॉक्टर्स मिलकर भी तुम्हें ठीक नहीं कर सकते और तुम बाकी ज़िंदगी इंतहाई इबरतनाक अंदाज में गुजारोगे। तुम अपने मुंह से बहने वाली राल भी साफ ना कर सकोगे, इसलिए बेहतर है कि तुम हमारे साथ मुकम्मल ताउन करो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मम, मुझे ठीक कर दो प्लीज़, मुझे ठीक कर दो। तुम जो पूछोगे मैं बता दूंगा, विक्रम ने रोते हुए लहजे में कहा। तो इमरान ने इससे सवालात पूछने शुरू कर दिए और विक्रम इस तरह बताने लगा जैसे वो अपने बॉस को तफसीली रिपोर्ट दे रहा हो। तुम्हारा मतलब है कि सिक्योरिटी विंग की तरफ से कोई लेबॉर्ट्री में नहीं जा सकता? अलबत्ता लेबॉर्ट्री से रास्ता खोला जा सकता है, इमरान ने कहा। हाँ, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। लेबॉर्ट्री इंचार्ज डॉक्टर कार्ल्स इस रास्ते को खोल सकता है और कोई नहीं खोल सकता। जब तक ये रास्ता ना खुले इस वक्त तक लेबॉर्ट्री में कोई दाखिल नहीं हो सकता और दरमियानी दीवारें बम प्रूफ हैं, इसलिए जबरन भी कोई दाखिल नहीं हो सकता, विक्रम ने तफसील से बात करते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, कमरे में पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। इसके मुंह पर हाथ रखो तनवीर। सफदर, तुम फ़ोन मुझे ला कर दो, इमरान ने कहा तो तनवीर ने विक्रम के मुंह पर हाथ रख दिया, जबकि सफदर ने कमरे में मौजूद फ़ोन सेट उठाया और इमरान के करीब आकर इसे रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया, जबकि फ़ोन सेट इसे उठाए रखा। यस, विक्रम बोल रहा हूँ, इमरान ने विक्रम की आवाज़ और लहजे में कहा। चीफ बात करेंगे, दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। हेलो, चीफ ऑफ काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस, शागिल बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से शागिल की गरजदार आवाज़ सुनाई दी। यस चीफ, विक्रम बोल रहा हूँ, इमरान ने एक बार फिर विक्रम की आवाज़ और लहजे में कहा तो विक्रम के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। खामोश क्यों हो रहे हो? कहाँ हैं वो शैतान पाकिस्तानी एजेंट्स? शागिल ने चीखते हुए कहा। हम बड़े चौकन्ना है चीफ, अभी तक तो उन्होंने इधर का रुख नहीं किया, इमरान ने विक्रम की आवाज़ और लहजे में जवाब देते हुए कहा। हर तरफ से मोहतात रहना और बगैर कोई वक्फा दिए इन्हें गोलियों से उड़ा देना और फ़ौरन मुझे रिपोर्ट देना, शागिल ने कहा। यस चीफ, इमरान ने जवाब दिया। तो दूसरी तरफ से रब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर सफदर को दे दिया और तनवीर ने विक्रम के मुंह से हाथ हटा लिया। ये फ़ोन सेट यहाँ रख दो, अभी मुझे फ़ोन करना होगा, इमरान ने कहा। सुनो विक्रम, अब तुमने डॉक्टर कार्ल्स को फ़ोन करके इससे रास्ता खुलवाना है। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो फिर तुम्हें ठीक कर दिया जाएगा, वरना हम तुम्हें इसी हालत में छोड़कर वापस चले जाएंगे। हम तो जो करेंगे सो करेंगे, तुम्हारी बाकी ज़िंदगी इबरतनाक अंदाज में गुजरेगी, इमरान ने कहा। मम, मैं क्या कहूँ, विक्रम ने कदे बौखलाए हुए लहजे में कहा। जो मर्जी आए कहो,
इमरान ने कदरे सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा। लेकिन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी तो इससे बहुत कम बात होती है। फिर वो बेहद वहमी आदमी है, विक्रम ने परेशान से लहजे में कहा। सुनो, तुम इसे कहो कि चीफ शागिल ने एक तस्वीर भेजी है जिसमें इस लेबोरेटरी का साइंसदान किसी गैर मुल्की एजेंट से बात कर रहा है। इस साइंसदान के बारे में मालूमात चाहिए। इसे कहो कि वो खुद यहाँ आकर तस्वीर देख ले या तुम्हें कॉल कर ले, इमरान ने इसे समझाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ, विक्रम ने कहा और डॉक्टर कार्ल्स का नंबर बता दिया। तो सफदर ने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिया और आखिर में लाउडर का बटन भी दबा दिया और रिसीवर विक्रम के कान से लगा दिया। यस लेबोरेटरी, एक आवाज़ सुनाई दी। सिक्योरिटी विंग इंचार्ज विक्रम बोल रहा हूँ, डॉक्टर कार्ल्स से बात करें, विक्रम ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। यस डॉक्टर कार्ल्स बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक लरसती हुई आवाज़ सुनाई दी जिससे जाहिर होता था कि डॉक्टर कार्ल्स खासी उम्र के आदमी हैं। डॉक्टर साहब, मैं विक्रम बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी विंग से, सिक्योरिटी इंचार्ज, विक्रम ने कहा। क्यों कॉल की है? दूसरी तरफ से सख्त लहजे में कहा गया। चीफ शागिल ने एक तस्वीर भिजवाई है जिसमें आपकी लेबोरेटरी का एक साइंसदान एक गैर मुल्की एजेंट से बात कर रहा है। इस साइंसदान को आप पहचान सकते हैं, इसलिए या तो आप यहाँ सिक्योरिटी विंग में तशरीफ़ लें या फिर मुझे लेबोरेटरी में आने की इजाज़त दें। लेकिन आपने किसी साइंसदान को इसके बारे में नहीं बताना ताकि इसकी बाकायदा चेकिंग की जा सके, विक्रम ने कहा। मेरी लेबोरेटरी का कोई साइंसदान ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, डॉक्टर कार्ल्स ने बड़े हतमी लहजे में कहा। आप तस्वीर देख लें, अगर वाकई ऐसा है तो ये बहुत अच्छा है। बताया तो यही गया है कि यह साइंसदान इस लेबोरेटरी का ही है, विक्रम ने कहा। ओके, मैं रास्ता खोलता हूँ, तुम सीधे मेरे ऑफिस में आ जाना और मुझे तस्वीर दिखाना। मैं नहीं चाहता कि ये बात लेबोरेटरी में फैले, डॉक्टर कार्ल्स ने कहा। ओके डॉक्टर साहब, विक्रम ने कहा तो दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। तो सफदर ने रिसीवर हटाया और वापस कैडल पर रखकर इसने फ़ोन सेट को इमरान के करीब ज़मीन पर रख दिया। कहाँ से खुलता है ये रास्ता? इमरान ने पूछा। तो विक्रम ने रास्ते की तफसील बता दी। तुम कितनी बार डॉक्टर कार्ल्स के ऑफिस गए हो? इमरान ने पूछा। सिर्फ 2 बार, विक्रम ने जवाब दिया। इस रास्ते से ऑफिस तक पहुंचने की तफसील बताओ, इमरान ने कहा तो विक्रम ने तफसील बता दी। सफदर, तुम मेरे साथ आओगे और तनवीर, तुम अपने साथियों समेत यहाँ की निगरानी करोगे, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। आप यहाँ रहें, मैं मिस जूलिया के साथ जाकर मिशन मुकम्मल कर लेता हूँ, सफदर ने कहा। नहीं, मेरा जाना ज़रूरी है, हमने लाइमलाइट का फॉर्मूला हासिल करना है, इमरान ने कहा तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। इसका क्या करना है? तनवीर ने कहा। हमारी वापसी का इंतजार करो, वहाँ लेबोरेटरी में वॉइस चेकर लाजमन मौजूद होगा, इसलिए मैंने विक्रम की आवाज़ और लहजे में खुद बात करने की बजाय विक्रम से बात कराई है और ऐसी ज़रूरत अभी पड़ सकती है। इसके बाद जाहिर है कि हमें विक्रम पर रहम खाना पड़ेगा, इमरान ने कहा तो तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया। रहम खाने की बात सुनकर विक्रम का सता हुआ चेहरा बेख्तियार खिल उठा था। हालांकि वो जानता था कि इसकी रीढ़ की हड्डी के मोहरे अब किसी तरह भी एडजस्ट नहीं हो सकते, इसलिए इस पर रहम खाने का मतलब था कि इसे बाकी ज़िंदगी की इबरतनाक तकलीफ से बचाने के लिए इसे हलाक करना दरअसल इस पर रहम खाना है। शागिल शाखा में बताए हुए अपने सब हेडक्वार्टर के ऑफिस में बैठा बज़ाहिर एक फ़ाइल के मुताले में मसरूफ़ था, लेकिन दरअसल वो इंतहाई बेचैनी से विक्रम की तरफ से कॉल का मुंतज़िर था, क्योंकि उसे रिपोर्ट मिल चुकी थी कि इमरान और इसके साथी एक मोटर बोट में सवार होकर नीलोर जजीरे की तरफ गए हैं। लेकिन जब काफ़ी तवील वक्त गुजर गया और कोई कॉल ना आई तो इसने बेचैन होकर खुद ही कॉल कर ली। दूसरी तरफ से विक्रम ने उसे बताया कि इमरान और उसके साथी अभी तक जजीरे पर नहीं पहुंचे, तो वो बेहद हैरान हुआ कि आखिर ये लोग कहाँ चले गए। बहरहाल इस कॉल से उसे काफ़ी इत्मीनान हो गया था। उसे वॉच टावर पर मौजूद वॉच कमांडर कैप्टन शांत से पहले ही बात कर ली थी कि वो चारों वॉच टावर्स पर इमरान और इसके साथियों को बाकायदा नज़र में रखे और फिर इसे इसकी इत्तला दे, लेकिन इसकी तरफ से भी कोई कॉल ना आई थी, इसलिए वो मुतमईन हो गया था। लेकिन न जाने क्यों इसकी छठी हिस्स बड़े ज़ोरों शोर से ख़तरे का सायरन बजा रही थी, लेकिन वो अपने आप पर जब्त किए बैठा था, वरना इसका दिल चाह रहा था कि वो फ़ौरन अपने मखसूस हेलीकॉप्टर में बैठे और लेबॉर्ट्री में पहुंच जाए और अपने सामने इमरान और इसके साथियों को हलाक होते हुए देखे। लेकिन उसे मालूम था कि वहाँ इसकी अपनी जान भी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए वो बावजूद शदीद बेचैनी के अपने आप पर जब्त किए बैठा था। लेकिन जब मज़ीद 2.5-3 घंटे गुजर गए और किसी तरफ से कोई कॉल ना आई
तो इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। इसे बिजली की सी तेजी से रिसीवर उठाया और इंतहाई तेज रफ्तारी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव ना की। तो शागिल का चेहरा गुस्से से बिगड़ने लग गया। क्या हुआ है तुम्हें विक्रम? क्यों कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो तुम? बोलो, शागिल ने इस तरह चीखते हुए कहा जैसे इसकी आवाज़ शाखा से नीलोर जजीरे तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये इसकी चिल्लाहट थी। इसे कैडल दबाया तो फिर टून आने पर एक बार फिर तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। वो अब लेबोरेटरी इंचार्ज डॉक्टर काल से बात करना चाहता था, ताकि वो दरमियानी रास्ता खोलकर सिक्योरिटी विंग में किसी को भेजकर मालूम करा दें कि विक्रम कॉल क्यों अटेंड नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ भी काफ़ी देर तक जब किसी ने कॉल अटेंड ना की तो महावरतन नहीं, हकीकतन शाकिल के रोंगटे खड़े हो गए। इसके जहन में शदीद खतरे का अलार्म बजना शुरू हो गया। इसे मालूम था कि अगर नीलोर लेबोरेटरी के अंदर कुछ हुआ तो नए वजीर आजम इसका लाजमन कोर्ट मार्शल कराकर इसे मौत की सज़ा दिलवा देंगे, और इस बार सदर भी इसका तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकेंगे। अगर ये ना भी हुआ तब भी काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ की सीट लाजमन इससे छीन ली जाएगी। ये सब सोचते हुए इसने एक बार फिर कैडल दबाया और टून आने पर इसने तेजी से एक बार फिर नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। अब वो वॉच टावर कमांडर कैप्टन शांत को कॉल कर रहा था, जो चारों वॉच टावर्स का कमांडर इंचार्ज था, और रोजाना वो किसी एक टावर पर मौजूद रहता था ताकि कोई कोताही ना हो सके। शागिल को मालूम था कि आज वो उकबी वॉच टावर पर मौजूद होगा। इस बार घंटी बजते ही दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया, तो शागिल ने बेइख्तियार इत्मीनान भरा तवील सांस लिया। इसे खतरा था कि यहाँ भी कॉल अटेंड ना की जाएगी। चीफ ऑफ काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस, शागिल बोल रहा हूँ, शागिल ने बड़े रोबदार लहजे में कहा। यस सर, वॉच कमांडर कैप्टन शांत बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से मौदबाना लहजे में कहा गया। कैप्टन शांत, ना लेबोरेटरी में कॉल अटेंड की जा रही है और ना ही लेबोरेटरी के सिक्योरिटी विंग से। आप किसी को वहाँ भेजकर मालूम कराएं कि क्या हुआ है, शागिल ने तेज लहजे में कहा। सर, क्या हो सकता है? हम जजीरे के चारों तरफ से सुबह से दूरबीनों से चेकिंग कर रहे हैं। ना कोई बोट नजर आई है, ना कोई जहाज, और ना ही कोई आदमी तैरता हुआ दिखाई दिया है, और ना कोई जजीरे के करीब आया है, और ना कोई सुबह से अंदर दाखिल हुआ है। वैसे फ़ोन ख़राब हो गया होगा, कैप्टन शांत ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। इट इज़ माई ऑर्डर, नॉनसेंस, वरना मैं तुम्हारे चीफ कमांडर से बात करूंगा। नॉनसेंस, शागिल ने यकलख्त हलक के बल चीखते हुए कहा। यस सर, यस सर, अभी मैं रिजल्ट मालूम करके आपको खुद फ़ोन करता हूँ सर। आपका फ़ोन नंबर मेरे पास मौजूद है सर, इस बार कैप्टन शांत ने घिघियाए हुए लहजे में कहा। शागिल की डांट से उसे हकीकतन अपना मुस्तकबिल तारीख होता दिखाई दिया था, इसलिए वो घिघियाने पर उतर आया था। जल्दी मालूम करो और मुझे रिपोर्ट दो, शागिल ने कहा और रिसीवर रख दिया। नॉनसेंस, आगे से मुझे समझा रहे हैं? मुझे? शागिल को? चीफ ऑफ काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस को? नॉनसेंस, शागिल ने अपनी आदत के मुताबिक रिसीवर रखकर ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, और इसके साथ ही इसने कुर्सी से उठकर कमरे में बेचैनी के आलम में टहलना शुरू कर दिया। वो मुसलसल मुट्ठियां भींच और खोल रहा था। फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो इसने तेज़ी से आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। यस शागिल, चीफ ऑफ काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस बोल रहा हूँ, शागिल ने तेज अंदाज में बोलते हुए कहा। कैप्टन शांत बोल रहा हूँ सर, लेबोरेटरी के सिक्योरिटी विंग में आपके 5 आदमियों की लाशें पड़ी हुई हैं। उन्हें गोलियां मारकर हलाक किया गया है। लेबोरेटरी और सिक्योरिटी विंग का दरमियानी रास्ता बदस्तूर बंद है, लेकिन इंचार्ज विक्रम की लाश एक कुर्सी पर पड़ी हुई है। इसके सीने में गोलियां मारी गई हैं। वहाँ हॉल में एक बड़ा सा मेडिकल बॉक्स भी पड़ा हुआ है, जिसे बाकायदा इस्तेमाल किया गया है। कैप्टन शांत ने कहा। ये क्या कह रहे हो? नॉनसेंस, अभी तो तुमने खुद कहा था कि कोई जजीरे पर नहीं आया, फिर इन्हें किसी जिन भूत ने हलाक किया है। क्या तुम नशे में हो या पागल हो चुके हो? शागिल ने हजियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। जनाब, मैं खुद सिक्योरिटी विंग में मौजूद हूँ। पहले मैं एक आदमी को भेजा, इससे जब ये रिपोर्ट दी तो मुझे खुद इस पर यकीन ना आया, और फिर मैं खुद यहाँ पहुँचा और अब आपको फ़ोन कर रहा हूँ, वॉच कमांडर ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन लेबोरेटरी में अभी कॉल अटेंड नहीं की जा रही, जबकि तुम कह रहे हो कि दरमियानी रास्ता भी अंदर से बंद है, तो लेबोरेटरी की पोजीशन कैसे मालूम की जाए? शागिल ने कहा। सर, मैं वॉच टावर्स पर जाकर एक कमांडो को लेबोरेटरी के पानी की निकासी के रास्ते अंदर भिजवाता हूँ। इसके लिए खुसूसी आलात इस्तेमाल करने पड़ेंगे ताकि रास्ता गुजरने के लिए क्लियर हो।
लेकिन अगर डॉक्टर कार्ल्स नाराज हो गए तो फिर आपको मेरा तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, कैप्टन शांत ने कहा। जल्दी करो, जल्दी, फिक्र मत करो, तुम मेरे अहकामात पर अमल कर रहे हो, शागिल ने कहा। ओके सर, मैं 1 घंटे के बाद आपको फ़ोन करके रिपोर्ट देता हूँ, कैप्टन शांत ने कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो शागिल ने भी एक तवील सांस लेते हुए एक रिसीवर रख दिया और ख़ुद भी कुर्सी पर जैसे गिर सा पड़ा हो। ये सब कैसे हो गया, जबकि कोई जजीरे पर पहुंचा ही नहीं। तो ये सब कैसे हो गया, आखिर कैसे? शागिल ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ते हुए कहा। और फिर वो न जाने कितनी देर तक इसी हालत में रहा कि फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। तो इसने आहिस्ता से सर ऊपर उठाया। इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और आंखें इंतहाई सुर्ख नजर आ रही थीं। इसने ढीले हाथ से रिसीवर उठा लिया। यस, शागिल बोल रहा हूँ, शागिल ने ढीले लहजे में कहा और शायद तवील अरसे बाद पहली बार इसने अपनी आदत के मुताबिक अपना तारुफ नहीं कराया था। कैप्टन शांत बोल रहा हूँ सर, लेबॉर्ट्री में तमाम साइंसदानों को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया है। मैं खुद इस वक्त लेबॉर्ट्री में मौजूद हूँ। कमांडो ने मखसूस रास्ते से अंदर जाकर जब मुझे रिपोर्ट दी तो मुझे यकीन नहीं आया कि जब ये लेबॉर्ट्री में दाखिले का कोई रास्ता ही नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है। चुनाचे मैंने इसे दरमियानी रास्ता खोलने का कहा और जब वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो मैं खुद अंदर गया। वाकई यहाँ इंचार्ज डॉक्टर कार्ल्स के साथ 8 दीगर साइंसदानों को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया है, कैप्टन शांत ने मजीद तफसील बताते हुए कहा। लेबॉर्ट्री की मशीनरी का क्या हुआ, शागिल ने ढीले लहजे में कहा। मशीनरी तो महफूज है सर, दूसरी तरफ से कहा गया, लेकिन इसी लम्हे एक खौफनाक धमाका दूसरी तरफ से सुनाई दिया जिसमें इंसानी चीख भी शामिल थी और इसके साथ ही खामोशी छा गई। तो शागिल ने रिसीवर रखा और फिर दोनों हाथों से मेज पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। धमाके से ही वो समझ गया था कि लेबॉर्ट्री तबाह हो गई है। वेरी बैड, वेरी बैड। ये सब क्या हुआ है, कैसे हो जाता है, न जाने क्यों हो जाता है, शागिल ने मुक्का मारते हुए चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया। लेकिन इसी लम्हे एक बार फिर फ़ोन की घंटी बज उठी। अब क्या रह गया है बाकी, ये मेरी मौत का परवाना होगा, शागिल ने बड़े मायूसाना अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा और इसके साथ ही ढीले से अंदाज में रिसीवर उठा लिया। यस, शागिल बोल रहा हूँ, शागिल ने इसी तरह ढीले लहजे में कहा। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हें विक्रम और इसके साथियों की हलाकत और साइंसदानों समेत लेबॉर्ट्री की तबाही की इत्तला मिल चुकी है। मैं अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ और ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि लेबॉर्ट्री के इंचार्ज साइंसदान ने किसी कीमत पर फार्मूला देने से इनकार कर दिया था और मौत कबूल कर ली थी। लेकिन फार्मूला चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना था, इसलिए मुझे साइंसदानों को भी हलाक करना पड़ा और लेबॉर्ट्री भी तबाह करना पड़ी ताकि काफिरिस्तान यहाँ लाइमलाइट फार्मूले पर काम ना कर सके। लेबॉर्ट्री की तबाही से वो फार्मूला जहाँ भी होगा जलकर राख हो गया होगा और इस पर काम करने वाले साइंसदान भी हलाक कर दिए गए ताकि वो फार्मूले पर मबनी यादाश्त से काम न ले सकें। मुझे मालूम है कि इस नाकामी पर तुम्हारा भी कोर्ट मार्शल होगा, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे काफिरिस्तानी सदर को फ़ोन करके बता दूंगा कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुमने बेहतरीन इंतजाम करके रखे थे, मेरे साथी जख्मी भी हुए, लेकिन असल तबाही तुम्हारे साइंसदान डॉक्टर कार्ल्स की जिद की वजह से हुई है ताकि तुम्हारा कोर्ट मार्शल ना हो और यार जिंदा सोहबत बाकी पर अमल हो सके। गुड बाय, इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो शागिल ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। तुम दुश्मन ज़रूर हो इमरान, लेकिन शरीर दुश्मन हो, शागिल ने बड़बड़ाते हुए कहा और साथ ही रिसीवर कैडल पर रख दिया। इसका चेहरा काफ़ी हद तक बहाल हो चुका था। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक ज़ीरो अपनी रिवायत के मुताबिक उठ खड़ा हुआ। बैठो, रस्मी सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा और ख़ुद भी अपने लिए मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। इमरान साहब, आपने मिशन मुकम्मल तो कर दिया, लेकिन मिस जूलिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि आपने शागिल को फ़ोन करके कहा कि आप लाइमलाइट का फॉर्मूला हासिल नहीं कर सके, इसलिए आपने इंतकामी तौर पर साइंसदानों को भी हलाक कर दिया और लेबॉर्ट्री भी तबाह कर दी है ताकि इस पर दोबारा काम ना हो सके। हालांकि फार्मूला आपके डॉक्टर कार्ल्स के ऑफिस के खुसूसी सेफ से हासिल कर चुके थे, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। यह फार्मूला मुस्तकबिल के लिए इस कदर अहम है कि अगर मैं ऐसा ना करता तो काफिरिस्तान के तमाम सुपर पावर्स ममालिक इसके हसूल के लिए पाकिस्तान पर धावा बोल देते। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन सिर्फ शागिल के इल्म में लाकर ये सब कुछ कैसे हो सकता है, इसकी बात को कौन तस्लीम करेगा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। शागिल चाहे कुछ भी हो, बहरहाल काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ है, इसकी गवाही बहरहाल मोतबर समझी जाएगी। लेकिन शायद जूलिया ने अपनी रिपोर्ट में ये नहीं लिखा कि मैंने शागिल को कहा था कि मैं काफिरिस्तान के सदर को फ़ोन करके इसकी सिफारिश कर दूंगा ताकि इसका कोर्ट मार्शल ना किया जाए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। शागिल को मालूम है कि इसकी इस कोताही पर किसी भी वक्त इसके खिलाफ मुकदमा चलाकर इसे सख्त सजा दी जा सकती है।
जिसे हम महावरतन कोर्ट मार्शल कहते हैं। लेकिन मेरी बात सुनकर अब वो पूरे जोरों शोर से मेरी बात की तायद करेगा कि इमरान फॉर्मूला हासिल नहीं कर सका। इमरान ने कहा, लेकिन रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि आपने काफिरिस्तान के सदर को फोन नहीं किया। फिर ब्लैक जीरो ने कहा, वहां काफिरिस्तान से सदर को फोन करके हम फंस भी सकते थे, क्योंकि प्रेसिडेंट हाउस में फ़ोन कॉलें ट्रेस करने का बेहतरीन निज़ाम नस्ब है और मुझे कोई जल्दी भी ना थी। अलबत्ता अब यहाँ से कॉल करूँगा तो इसे वो किसी भी सूरत ट्रेस ना कर सकेंगे। इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से नुस्वानी सी आवाज़ सुनाई दी। प्रेसिडेंट हाउस का नंबर दे दें, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने क्रेडल दबाया और फिर टून आने पर इसे तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। प्रेसिडेंट हाउस। राब्ता होते ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। पाकिस्तान से अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। प्रेसिडेंट साहब मेरा नाम बखूबी जानते हैं, इनसे बात कराओ वरना काफिरिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच सकता है, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया और लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो। कुछ देर बाद नस्वानी आवाज़ दोबारा सुनाई दी। यस, इमरान ने जवाब दिया। प्रेसिडेंट साहब से बात कीजिए, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो जनाब प्रेसिडेंट, मैं पाकिस्तान से अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने एक मखसूस खुशगवार मूड में कहा। तुमने क्यों फ़ोन किया है? सदर की सख्त सी आवाज़ सुनाई दी। इसलिए ताकि आपको बता सकूं कि आपके बूढ़े साइंसदान डॉक्टर कार्ल्स की बेपनाह जिद की वजह से हमारा मिशन नाकाम हो गया है। इससे हमें लाइमलाइट फार्मूले का फार्मूला नहीं दिया और मौत कबूल कर ली, जिसके जवाब में हमने साइंसदानों को भी हलाक कर दिया और लेबॉर्ट्री भी तबाह कर दी, ताकि अगर हम लाइमलाइट फार्मूला हासिल नहीं कर सके तो काफिरिस्तान भी इस पर काम ना कर सकेगा। और ये भी बता दूं कि आपकी सीक्रेट सर्विस के चीफ शागिल ने अपनी तरफ से हमें हलाक करने की पूरी कोशिश की और मेरे साथी शदीद जख्मी भी हुए, लेकिन खुशकिस्मती से बच गए। शागिल का हमने खात्मा करने की बेहद कोशिश की, लेकिन वो बच गया। मुझे उम्मीद है कि आप इसका कोर्ट मार्शल करके इसको लाजमन मौत की सज़ा देंगे, ताकि हम आइंदा काफिरिस्तान में इत्मीनान से मिशन मुकम्मल कर सकें। गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये तो आपने उल्टी बात कर दी, इसे सज़ा दिलवाने की, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। अब इसे सज़ा नहीं होगी, अगर मैं इसकी तारीफ कर देता तो इसे लाजमन सज़ा दी जाती, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने फॉर्मूला सर दावर के हवाले कर दिया है या नहीं? ब्लैक जीरो ने कहा। जो मुझे चेक देगा उसे फॉर्मूला भी मिल जाएगा। अलबत्ता मुझे यकीन है कि सरदावर मुझे गैसों को सुंघाने और केमिकल्स खिलाने के और कुछ नहीं देंगे, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। चेक तो मैं भी आपको नहीं दे सकता, ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। नहीं दे सकते? क्यों? वजह? इमरान ने आंखें फाड़ते हुए कहा। इसलिए कि आपने पूरी टीम के सामने शागिल को फ़ोन करके एतराफ़ किया है कि आपका मिशन नाकाम हो गया है, और अब मेरे सामने काफिरिस्तान के सदर को फ़ोन करते हुए भी यही सब कुछ दोहराया है। और आप बताएं कि मिशन नाकाम होने की सूरत में सजा दी जाती है या इनाम? ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन फॉर्मूला तो मैं ले आया हूँ, इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा। तो फिर दे मुझे, कहाँ है वो? फिर सोचूंगा कि आपको चेक दिया जा सकता है या नहीं, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तो मैंने सरदावर को दे दिया और साथ ही उन्हें कह दिया है कि वो इस बारे में किसी को ना बताएं, हत्ता कि चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस को भी, और उन्होंने तो बहरहाल इसकी वसूली से इनकार कर देना है, इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा। अब आप खुद बताएं कि आपको चेक कैसे दिया जा सकता है, ब्लैक जीरो ने कहा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का नहीं, मेरा मिशन वाकई नाकाम हो गया है, इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा, और ब्लैक जीरो बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। ख़त्म शुद्ध। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। इस नावल को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें अपनी राय से आगाह करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले नावल्स की अपडेट बवक्त मिलती रहे। शुक्रिया।